नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। सुबह के 10 बज गए हैं और वक्त हो गया है अब तक की 4 बड़ी खबरों का। पहली खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज और वाराणसी दौरे पर रहेंगे, जहां वे अधिकारियों से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चर्चा करेंगे। दूसरी खबर की अगर बात करें तो कोरोना से जुड़ी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां एक और कोरोना अपने पीक पर है, वहीं लोगों की ओर से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। गंगा आरती के दौरान लोगों की हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। वहीं चौथी बड़ी खबर कानपुर से है, जहां दरिंदों ने खेत से युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। तो 4 बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी और उनका दौरा रहेगा वाराणसी और प्रयागराज में, जहां पर कोविड-19 को लेकर समीक्षा करेंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू 9 शहरों में लगा दिया गया है हालात को देखते हुए। तो वही कोरोना को लेकर बेखौफ लोग हैं। ये वाराणसी की तीसरी तस्वीर है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर है, सजायाफ्ता पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी चुनाव लड़ेगी। यह खबर मिल रही है। जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी कुलदीप सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर। संगीता सेंगर को बीजेपी ने जिला पंचायत का टिकट दिया है। बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। जिला उपाध्यक्ष को भी सिकंदरपुर सरोसी तीर्थ से उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरीके से अगर उम्मीदवारों की बात कर ले तो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम भी समर्थित उम्मीदवारों की सूची में शामिल। पूर्व जिला अध्यक्ष का भी नाम समर्थित उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। तो पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी पंचायत चुनाव लड़ेगी, ये खबर मिल रही है। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है और तमाम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। जिला उपाध्यक्ष को भी सिकंदरपुर सरोसी तीर्थ से उम्मीदवार बनाया गया है। ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। आदित्य द्विवेदी जी, कुलदीप सेंगर की पत्नी अब जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगी। एक तरह से चौंका दिया है। खासतौर से भाजपा तमाम तरह के आदर्शों की बात करने वाली पार्टी कही जाती है, लेकिन फातिमा यहाँ हम एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों जब विधानसभा का चुनाव था या लोकसभा का चुनाव था, तो सबसे अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने का जो खिताब मिला है वो भाजपा के खाते में गया हुआ है। इस तरह से भाजपा ने सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट दी हुई थी। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी का किसी अपराध से वास्ता नहीं है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का जिस अपराध से वास्ता है वो अपने आप में सबसे घिनौना असामाजिक कृत्य कहा जाता है। रेप के केस में सजा याफ्ता जो उम्र कैद काट रहे हैं उसकी पत्नी को यदि आप टिकट दे रहे हैं तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? तो इससे एक तरह से राजनीति में गलत मैसेज गया है। खास तौर से कथनी और करनी में फर्क का दावा करने वाली भाजपा जो विरोधियों को अब इस बात पे घेरती रही है, आज खुद घेरती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं विरोधी अब इसको मुद्दा बनाएंगे और जब ये मुद्दा बनेगा तो भाजपा को जवाब देने में दिक्कत होगी। लेकिन सवाल इस बात का है, किस आधार पर कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट दिया गया है? क्या माना जाए इसके पीछे की वजह? फातिमा, इसके पीछे बिल्कुल स्पष्ट है कि सत्ता में मजबूती से अपने आप को रखना चाह रही है भाजपा। चूंकि कुलदीप सिंह सेंगर का उन्नाव में अच्छा खासा दखल है। 4 बार विधायक रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर, अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग पार्टियों से। उन्होंने 2017 में देखा कि लहर भाजपा के पक्ष में है। चूंकि अच्छे मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं कुलदीप सेंगर, जो पार्टी सत्ता में आती है उस पार्टी में वो अपने आप को शामिल कर लेते थे। ये उनका इतिहास रहा हो, चाहे बसपा है, चाहे सपा हो, या क्यों ना ही भाजपा हो। तो उनको बहुत अच्छे से मालूम है, उनका अच्छा दखल है, अच्छा दबाव है क्षेत्र में। निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष वर्तमान में है संगीता सेंगर, कुलदीप सिंह की पत्नी।
उनका अपना दखल है। आगे भाजपा को विधायक की सीटें चाहिए होंगी उन्नाव क्षेत्र में। उन तय बात है कि किसी तरह से कुलदीप से विरोध नहीं ले सकती है भाजपा। तो कहीं ना कहीं एक दबाव में आकर के भाजपा का निर्णय लिया हुआ लग रहा है कि वो अपनी सीट ना खो दे। वहां पर प्रभावित हो सकती हैं कई पंचायत की जो आरोप लगे हैं, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संगीता सेंगर के पति पर? देखिए, एक तरफ कहां सैद्धांतिक बातें करने की बातें, फिर तो यही बात हो गई ना कि आप बातें तो सैद्धांतिक कर रहे हैं, लेकिन अमल में क्या ला रहे हैं? अमल में जो ला रहे हैं वही तो फिर बात सार्थक होती है, वही तो सिद्ध होती है ना। तो अमल में लाने में भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ गई है और हमें लगता है कि भाजपा काफी मजबूर है सीट लेने के लिए। जिला पंचायत की उसको सीट चाहिए क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनका अच्छा खासा दखल है, उस परिवार का दखल है। हालांकि कुलदीप सेंगर और उनका छोटा भाई दोनों ही जेल में उम्र कैद काट रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाजपा को ये सत्ता का जो सुख है वो अब भाने लगा है और ये उसी का परिणाम है। जी, क्या संगीता सेंगर बीजेपी को फायदा दिला पाएंगी जब सारे आरोपों को, सारी चीजों को देखा जाए? तो देखिए, निश्चित तौर पर वहां पर पिछले अगर देखा जाए तो 20 से 25 सालों से 25 साल हो चुके हैं कुलदीप सेंगर का वहां की सक्रिय राजनीति में अच्छा खासा दखल है। हम आपको बता दें, जब कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर आरोप लगाया गया था रेप का, तो उसके बचाव में वहां के सांसद साक्षी जी महाराज आए थे। हालांकि साक्षी जी महाराज की इस कृत्य की काफी आलोचना हुई थी, विरोधियों ने घेरा भी था, लेकिन साक्षी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो वहां से सांसद हैं और सबसे बड़ी लोकसभा उन्नाव है अपने आप में पूरे देश में, तो वहां पर विधायक भी हैं, ज्यादा हैं और भाजपा को वहां चूंकि टिकट भविष्य में विधायकी की टिकट भी चाहिए, तो इसको लिहाज से भाजपा ने अपना राजनीतिक फायदा देखा है और राजनीतिक फायदे के लिहाज से। लेकिन जनता क्या सोचती है? देखिए, महिलाएं सुरक्षित हो इसके लिए बीजेपी नारा लगाती है और कुलदीप सेंगर पर संगीन आरोप है और ऐसे में अब वही उनकी ही पत्नी मैदान में उतर रही हैं, तो क्या इसका पक्ष महिलाएं रखेंगी? क्या महिलाएं उन्हें वोट देंगी? सबसे बड़ी बात तो यह है। देखिए फातिमा, यहाँ पर अगर असली बात की जाए, मतलब एक सच्ची बात की जाए, तो बड़ी विडंबना है इस देश की राजनीति की कि शायद ये समझ लोगों को नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियां उसी का फायदा उठाती हैं और उठा रही हैं। ये जो कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट दी गई है, तय बात है कि जो लोग इन सब मूल्यों, सामाजिक मूल्यों को छोड़कर जिस अंदाज में राजनीति में अंधे होते हैं, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, एक अपना भाव बना लेते हैं और उस भाव के तहत एक पार्टी को उन्हें टिकट देना है, जरूर देना है। उन्हें यह नहीं देखना है कि प्रत्याशी कैसा है। आईआईटी किया हुआ एक अच्छा सा इंजीनियर ले आइए यहाँ पर और जो बहुत विद्वान हो वो हार जाएगा, लेकिन अपराध और अपराध के जगत के लोग, दसूकदार लोग वहां जीत जाएंगे। ये जो एक विडंबना है राजनीति की, भारतीय राजनीति की, शायद ये। लेकिन अगर आदित्य जी जमीनी हकीकत की बात किया जाए तो जमीनी हकीकत क्या है वहां पर? किस तरीके से वहां की जनता, वहां की महिलाएं सोच रही हैं तब कि जब संगीता सेंगर अब मैदान में उतर पड़ी हैं? देखिए, जमीनी हकीकत ये है, सब जाति में बटे हुए हैं और भाजपा ने भी उसी हिसाब से, उसी कैलकुलेशन के तहत टिकट बांटी हुई है। क्योंकि वहां पर उन्होंने, अगर हम बात करें जिला पंचायत की, तो जिला पंचायत फतेहपुर 84 की तृतीय से संगीता सेंगर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एक यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है, ताकि एक कॉम्बिनेशन हो सके, ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी का एक कैलकुलेशन मिला करके उनके अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत सके। उनका अपना ये उद्देश्य है, उस उद्देश्य में वो सफल हो जाएंगे। उसी की सफलता को पाने के लिए संगीता को टिकट देने कोई मतलब नहीं लगता है। बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, बड़ी सोच समझ कर रही है, कुछ ना कुछ इसके पीछे होगा और यही वजह है कि उम्मीदवार संगीता सेंगर को बनाया गया है। लेकिन हकीकत में अगर माने तो इस जिला पंचायत का मुद्दा क्या है? जनता क्या सोचती है? किस आधार पर अपने प्रत्याशियों को चुनेगी? देखिए, जो आपने दो बातें कही, एक कि बड़ा सोच समझ के भाजपा ने टिकट दी होगी, बिल्कुल तय है। भाजपा ने बिल्कुल सोच समझ के कैलकुलेशन करके, सारे राजनीतिक कैलकुलेशन के बाद संगीता सेंगर को टिकट दी हुई है कि वो जीतेंगी और 4 प्रत्याशी हमारे और जिताएंगी। ये एक कैलकुलेशन के तहत है। और रही बात कि उनके जीतने के बाद वहां के स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चीजें, तो बहुत कुछ किसी के जीतने पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। कोई विकास की गंगा नहीं बहा देगा जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष। तो ये सब चीजें वहां पर सेकेंडरी हैं
कि विकास क्या होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी या नहीं होगी। इतना बड़ा उन्नाव में कांड होने के बाद भी यदि ये मुद्दा नहीं बन रहा है तो आप समझ सकती हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है, लोगों की सोच क्या है। तो क्या जाति और समीकरण वहां पर सबसे ज्यादा मायने रखेगा इस चुनाव में? जी हाँ, बिल्कुल। भाजपा की जो इस पूरे अगर परिदृश्य को देखा जाए, भाजपा पहली बार चुनाव में उतरी हुई है पंचायत चुनाव में, लेकिन उसकी जो टिकटें उसने जारी की हुई हैं उसमें सीधा सीधा कैलकुलेशन जाति का है। ओबीसी वोट अधिक से अधिक कैसे हम बटोर सके ताकि हम अधिक से अधिक जीते ला सकें और हम एक मैसेज दे सके कि 2022 में हम सत्ता में फिर से आएंगे। तो एक जाति कैलकुलेशन और मैसेज करके उसी के तहत सबसे ज्यादा वोट टिकटें ओबीसी को दी गई है और उसके बाद वहां बैलेंस करने की कोशिश की गई। उसके तहत ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया लोगों को इस तरह से अपना बहुसंख्यकों लेकिन संगीता सेंगर के सामने एक मुश्किलें जरूर आएंगी जब प्रचार प्रसार करेंगी, जब गांव की जनता से मुखातिब होंगी। तो जो महिला सुरक्षा होने की बात कहते हैं उम्मीदवार, वो नहीं कह पाएंगे, वो जरा कतरा के कहेंगे क्योंकि उनके पति पर खुद हत्या और रेप का आरोप है। जी हाँ, बिल्कुल। विपक्षी तो इसको इशू बनाएंगे ही बनाएंगे और विपक्षी इसको मुद्दा भी बनाएंगे। आज जबकि भाजपा ने ये सूची जारी की हुई है तो तय बात है कि सपा, बसपा, कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और उनको मुद्दा बनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुद्दा भाजपा के हाथ लगा होता तो भाजपा उसको मुद्दा बनाती। तो ये मुद्दा का विषय है, मुद्दा बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका रिजल्ट कोई बहुत सार्थक होगा, क्योंकि भाजपा इस कैलकुलेशन को जान रही है। उसी कैलकुलेशन के तहत भाजपा ने टिकट दी हुई है। जी फातिमा। लेकिन किस तरीके की आप पंचायत चुनाव को लेकर सियासत आप देख पा रहे, क्या है जमीनी हकीकत पंचायत चुनाव की? देखिए, पंचायत चुनाव ये एक आधार होता है, ये बेस होता है किसी भी पार्टी की सत्ता स्थापित करने के लिए। चूंकि ये ठीक अब साल भर भी नहीं बचा विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो ये जो सरकार होती है, जो जिसका शासन होता है, वो चाहे बसपा का रहा हो, चाहे सपा का रहा हो या भाजपा का हो, तो उसमें आधिपत्य मतलब काबिज करने का एक पूरी कोशिश होती है उस सरकार की कि किसी भी सूरत में पंचायत चुनाव में मेरा वर्चस्व रहे, अधिक से अधिक जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और सभा वो प्रधान जीत करके आए ताकि वो एक मैसेज दे सके और वहां जमीन मजबूत हो सके। ठीक है, आपकी बीजेपी जो मैदान में उतरी है, लेकिन ये चुनाव आसान नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि किसान भी एक बड़ा मुद्दा है। गांव किसान से ही जुड़ा हुआ है और तमाम किसान गांव में ही रहते हैं, और ऐसे में जब ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतार लिया जाए तो क्या बीजेपी की नैया पार होगी? अब देखिए, अभी तक का जो पिछला रिकॉर्ड हम अगर देखें तो भाजपा को जिला पंचायत चुनाव में सफलता के नाम पर बहुत उपस्थिति ही दर्ज कराती रही है। कोई बहुत बड़ा इनका कोई बहुमत या कोई मैसेज देने वाला अभी कहीं नहीं रहा है। कुछ मतलब इनके कद्दावर हर जिले में कुछ कद्दावर लोग जो अपने दम पर जीत पाए हैं, उनको साथ में कुछ भाजपा के भी वोट मिलते रहे, इस तरह का रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा 2017 से पहले अपनी उपस्थिति मात्र दर्ज कराती थी, बहुत मजबूती वाली बात कहीं नहीं थी। मजबूती में सपा और बसपा ही रही है। लेकिन हाँ, चूंकि सत्ता में इतने समय भाजपा 4 साल रही है, तो कहीं ना कहीं उसने लोगों को मोबिलाइजेशन का काम, अपने लोगों को मजबूत करने का काम जरूर किया हुआ है। उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को पिछले इतिहास की तुलना में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण बहुमत से आ जाएगी या बहुत प्रचंड बहुमत मिल जाएगा, ऐसा कह पाना अभी मुश्किल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य द्विवेदी जी तमाम जानकारी के लिए। तो ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी जी लाइव जुड़े थे, इस खबर पे तमाम जानकारी देते हैं। बढ़ेंगे आगे। तो वहीं कोरोना की जंग में खुद फील्ड पर उतरे सीएम योगी, कोविड से सर्वाधिक प्रभावित 4 जिलों की विस्तृत समीक्षा करेंगे। लखनऊ की बैठक के बाद प्रयागराज और फिर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना नियंत्रण, वैक्सीनेशन प्रबंधों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। परेड मैदान में आईसीसीसी सभागार में समीक्षा बैठक होगी। एसआरएन हॉस्पिटल के कोविड वार्ड का निरीक्षण भी करेंगे। दोपहर 2:25 पर वाराणसी के लिए रवाना होंगे। प्रदेश के मुखिया बीएचयू में कोरोना संक्रमण रोकने की तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर जाएंगे। कानपुर, आगरा, झांसी, बरेली जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह।
अब देखिए कमर कस ली है प्रदेश की सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए। एक तरफ खुद प्रदेश के मुखिया मैदान में उतरेंगे, फील्ड में उतरेंगे कोविड की समीक्षा करने के लिए, तो उधर तमाम मंत्रियों को भी लगा दिया गया है इसकी समीक्षा के लिए ताकि प्रदेश में कोरोना हावी ना हो। ये ताजा खबर है कि कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को देखते हुए कोरोना नियंत्रण पर ये समीक्षा होगी और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये शेड्यूल आपके सामने है। प्रयागराज पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे और कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है कोरोना की रोकथाम के लिए। एक बहुत बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के सामने फिर आ गई है कोरोना की वजह से। कोरोना की रोकथाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालात पर अगर काबू नहीं किया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे और लोगों पर कोरोना हावी हो जाएगा। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना आगे बढ़ रहा है लेकिन लोगों के अंदर से जागरूकता खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आखिर जागरूकता खत्म क्यों हो रही है? पहले की तरह कदम प्रशासन को उठाना चाहिए, जो सख्ती थी उसी के मानिंद काम करना चाहिए और ऐसे में अब देखना यह है कि किस तरीके की प्रदेश में सख्ती देखी जाएगी। तो दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। परेड मैदान में आईसीसी सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। आदित्य द्विवेदी जी ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़ गए हैं इस खबर पर लाइव और आकाश वाराणसी से जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। आदित्य द्विवेदी जी, ये जो दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ, अब देखिए खुद मैदान में उतर गए हैं कोविड की समीक्षा करने के लिए, क्योंकि ये जो दूसरी लहर है वो काफी ज्यादा डरा रही है देशवासियों को। फातिमा, अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कि इसको जो आंकड़े पिछले साल अगर देखा जाए कोरोना की जो पहली लहर थी उसमें इस आंकड़े तक पहुंचने में कोरोना को 6 से 7 महीने लगे थे, 6 महीने लग गए थे पूरे। जो चरम पर था कोरोना उसको वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 97,000 पूरे देश में मरीज गए हुए थे और आज अगर देखा जाए तो 1,30,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो इस लिहाज से जो स्थिति है वो काफी खतरनाक है, भयावह है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को शायद ये मैसेज देने के लिए ही प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और आज खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने खुद 2 शहरों के दौरे किए और साथ ही उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री को 2-2 जिलों के लिए जो जहां पर कोरोना काफी तेज फैल रहा है वहां दौरे के लिए बोला हुआ है। खुद प्रयागराज और बनारस जा रहे हैं, वहां जाकर के देखेंगे किस अंदाज में स्वास्थ्य की सेवाएं चल रही है, वैक्सीनेशन का काम किस तरह से चल रहा है उसको वो खुद देखेंगे और इसके अलावा उनके 2 मंत्री अलग अलग 2 जिलों में जाएंगे। तो इस तरह से जो 6 सबसे ज्यादा जिन जगहों पर कोरोना फैल रहा है वहां पर वो पूरा आकलन करेंगे और उस आकलन के बाद बैठक करके नई रणनीति बनाएंगे। जी फातिमा, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। आकाश वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं क्योंकि वाराणसी का भी दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो आकाश, किस तरीके की तैयारी आप वाराणसी में देख पा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर पहुंचेंगे। पहुंचने का उद्देश्य मुख्य कोरोना को संक्रमण की एक बैठक बुलाई गई है। बैठक मुख्य रूप से बीएचपी परिसर में होगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन मौजूद रहेंगे। हालांकि हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की जायजा लेने के लिए बनारस पहुंचते थे, लेकिन इस बार बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम एक रणनीति तैयारी करने के लिए बनारस पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगातार लापरवाही बनारस में कोरोना को देखते हुए मिल रहा है। जिला प्रशासन ने कल देर रात नाइट कर्फ्यू का ऐलान आदेश किया था। नाइट कर्फ्यू भी हुआ, लोग पालन भी किए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया था कि विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पे जो गंगा आरती होती है उस पे प्रतीकात्मक रूप से ये आरती होगी। भीड़ वहां पे नहीं मौजूद रहेगी, आम आदमी का प्रवेश वहां वर्जित रहेगा, भीड़ बिल्कुल नजर लेकिन ये खबर मिल रही है वाराणसी में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। मंदिर में श्रद्धालु भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल, आदेश जो दिया गया था वो आदेश किताबी रह गया। ये कहा जा सकता है ना कि तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, दावे झूठे, ये आंकड़े किताबी है। तो निश्चित तौर पे ये आंकड़े जो जिलाधिकारी से बताया गया था वो आंकड़े किताबी रखा गया, क्योंकि धरातल पे वो भीड़, वो जाम, वो मंदिर परिसर में बिना मास्क लगा के लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये खुलेआम धज्जियां बनारस में
कोरोना को देखते हुए उड़ाई जा रही है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे आकाश। आलोक मालवीय संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर जानकारी के साथ। आलोक, सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले प्रयागराज जाएंगे, कहां पर वो स्टे होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम का शेड्यूल है? जी देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज का आनंद फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ है, तो दौरे के दौरान अब वो परेड ग्राउंड में अपना है चौपर से आएंगे और चौपर से आने के बाद जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण है उसके गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे और वहां पर बने हॉल में वो अधिकारियों के साथ सबसे पहले मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के साथ वो कोविड की समीक्षा करेंगे कि किस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में जो कोविड के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ के बाद प्रयागराज ऐसा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट मिल रहे हैं। प्रतिदिन 1000 के ऊपर पेशेंट मिल रहे हैं, जबकि 3 से 4 लोगों की प्रतिदिन मौत भी कोविड के कारण हो रही है। इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निशाने पर संगम नगरी प्रयागराज के अधिकारी हैं जिन्होंने कोविड का प्रोटोकॉल क्या का प्रयागराज पालन में नहीं कोई कराया। सख्ती देखी जाएगी आने वाले समय में जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, कोई आदेश जारी कर सकते हैं? जी देखिए, अभी पहली रात बीती है जिसमें नाइट कर्फ्यू का आयोजन किया गया था। नाइट कर्फ्यू को लगाने का जो निर्णय लिया गया था उसके बाद से पहली रात बीती है जब रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया। मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह से अधिकारी उदासीन है। पहले जो नाइट कर्फ्यू की बात कही गई थी वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक के लिए की गई थी और आनंद फानन में दिन भर मीटिंग करने के बाद शाम को यह निर्णय लिया गया कि जो हमारा कर्फ्यू है वो शहर में 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो इस वजह से जो अधिकारी हैं, जो दुकानदार हैं और जो शहरी हैं, उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चल पाया, जिस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि कर्फ्यू लगा है और लोगों को संभाल पाना। आलोक बने रहिए। आदित्य जी, क्या कर्फ्यू लगा देने से कोरोना हम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि जागरूकता लोगों के बीच खत्म होती हुई दिखाई दे रही? सबसे पहले मेरे ख्याल से जागरूकता फैलाना चाहिए कोरोना को लेकर। ये जिला प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा उसका सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक मैसेज देने का कोशिश है सरकार की तरफ से कि भाई नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इसका मतलब है स्थितियां गंभीर हो रही हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, लोग समझ नहीं रहे थे। लोगों को समझाने का एक ये प्रयास है। लॉकडाउन इसके बाद बहुत ही सख्त निर्णय होगा जो सरकार नहीं करना चाह रही, जो लोग भी नहीं चाह रहे हैं, वो स्थिति ना बने, इसके लिए जागरूक हो जाए तो बेहतर होगा। उस जागरूकता की तरफ ये उठाया गया एक कड़ा कदम है। देखिए, सभी शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए, वो उसी कड़ी का एक पार्ट है ताकि लोग जागरूक हो सके। जी फातिमा। बिल्कुल, शुक्रिया आदित्य जी तमाम जानकारी के लिए। आकाश आपका भी शुक्रिया। आलोक आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी से खबर मिल रही है, गंगा आरती में दिखी लोगों की भारी भीड़। शारीरिक दूरी और कोविड नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कोई भी पालन नहीं हो रहा था। कोविड नियमों का दूसरी लहर में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही। वाराणसी का दौरा है, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का समीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है कि पहुंचकर कोविड के सभी नियमों का पालन कराएं, लेकिन इस मंदिर में जरा भी कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा। ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर वाराणसी के एक मंदिर की है जहां पर मास्क भी लोग पहनकर नहीं पहुंचे हुए हैं। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं। चलिए, इसी के साथ टॉप एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।